नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज हम राजधानी जयपुर के वीरेश्वर भवन में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों पुरानी पांडुलिपियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दें कि जयपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब जो पांडुलिपियों की प्रदर्शनी है वो आम जनता के लिए खोली गई है, यानी कि आम जनता भी इन पांडुलिपियों के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पांडुलिपियाँ वो है जिसमें हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान मिलता है, फिर चाहे आप मेडिकल विषय को ले लीजिए या फिर अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को ले लीजिए, उन सभी का वर्णन पांडुलिपियों में लिखा गया है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने इसमें उकेरा है। इन पांडुलिपियों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। तो उनसे हम इन पांडुलिपियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सर, इन पांडुलिपियों का इतिहास मैं आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ हैं ये करीब 700-800 वर्ष पुरानी पांडुलिपियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और जयपुर विद्वानों का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो जो विद्वान यहाँ पर हुए हैं वो बरसों से हस्तलिखित पुस्तकों को लिखते आए हैं और जो जयपुर का राजघराना है वो भी इसको प्रश्रय देते रहे हैं। तो इतना ज़्यादा खजाना राजस्थान में है और राजस्थान देश का 25% हस्तलिखित साहित्य राजस्थान में उपलब्ध है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जयपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो पांडुलिपि है उसे आम दर्शकों के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पर रखा गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ऐसा फैसला इस बार ही आखिरकार क्यों लिया गया? अभी इन दिनों में राजस्थान संस्कृत अकादमी अखिल भारतीय माघ महोत्सव मना रही है और माघ महोत्सव जो मना रही है तो हमारे श्री संजय झाला जी जो निदेशक हैं और अकादमी की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज कोचर महोदय, उन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना प्राचीन विद्या को भी हम लोगों के सामने रखें, जिससे हमारी संस्कृति से आम जन भी अवेयर हो। जी, तो प्राचीन संस्कृतियाँ इन पांडुलिपियों में है। सर, आप एक बार इन जो भी ये पांडुलिपियाँ उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। भारत का संपूर्ण जो ज्ञान राशि है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही मिलता है हमें, लेकिन लोग ये समझने लगते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई चीज़ केवल धार्मिक चीज़ें ही होती हैं। मैं यहाँ पर आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये मौका हमें दिया ये बताने के लिए जनमानस को कि पहले भाषा देवनागरी संस्कृत हुआ करती थी, लेकिन उसमें विषय सारे ही होते थे, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, ये जितने भी विषय थे उनकी भाषा संस्कृत थी, बाकी विषय सबके अपने अलग अलग थे और उन सारी विषयों की यहाँ पर प्रदर्शनी हमने लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई है, जो पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी गई है, उनमें संस्कृत आप ले लीजिए, गणित ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए, सभी का ज्ञान यहाँ पर है। तो चलिए मैं आपको इन पांडुलिपियों की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से इन पांडुलिपियों को यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। सैकड़ों पुरानी ये पांडुलिपियाँ हैं जिनमें आज भी हस्तलिखित जो उकेरी उस वक्त पर जो विद्वानों ने अपने हाथों से लिखी है वो आज भी ज्यों की त्यों है। एक पांडुलिपि के बारे में मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगी, जो कि ये है, आपको बता दें कि इस पांडुलिपि में गोल्डन कलर से, यानी कि सोने के कलर से, सोने की शाही से यहाँ पर शब्दों को उकेरा गया है। इस पांडुलिपि में शब्दों को उकेरने के लिए जो शाही उपयोग में की गई है वो असली सोने की है। सर, यहाँ पे पांडुलिपियाँ, सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर ये हो जाता है कि इन पांडुलिपियों को, इन कागज़ों को इतने वर्षों से संभाल कर रखना, तो ये चीज़ आप कैसे कर रहे हैं? हमने इसके लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी ने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी के ऊपर दिया और इसके लिए यहाँ पर एक लैब की स्थापना भी की कि उसमें इनका ट्रीटमेंट हो सके और उनको संरक्षित लंबे समय तक रखा जा सके। तो इस तरीके का हमने यहाँ पर एक लैब का भी निर्माण कर रखा है और इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हमारी टीम निरंतर उस कार्य को भी यहाँ पर कर रही है।
तो जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए एक लैब की स्थापना की गई है। तो चलिए हम आपको उस लैब का एक विजिट करवाते हैं। हम वीरेश्वर भवन के रिकॉर्ड रूम में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल पर रिकॉर्ड जो पांडुलिपियाँ है उनका रिकॉर्ड बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इन पांडुलिपियों को पढ़ सके। अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड किस तरह तैयार किया जाता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर अंजना शर्मा से। तो आइए इनसे पूरी डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो रिकॉर्ड है उसे तैयार किया जाता है। अंजना, यहाँ पर जो रिकॉर्ड करने का आप काम कर रही हैं, जो आप ये लिख रही हैं, इसे किस तरीके से किया जाता है? हमारा जो बेसिक उद्देश्य होता है वो ये है, ये जो एक पांडुलिपि है ये एक व्यक्ति का जीवन है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के इसको एक किताब को तैयार किया है। उसने कहीं घूमना फिरना आना जाना कुछ नहीं किया। तो उसकी जीवन की जो ये मेहनत है हम इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे भारत में अथाह ज्ञान का भंडार भरा है, वो इन्हीं में छुपा हुआ है। तो उस ज्ञान को लोगों तक लाना और उनको जनोपयोगी बनाना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो उसके लिए सबसे प्रमुख जो काम है वो है कि इनको सुरक्षित रखा जाए। अब आप देख रहे हैं जैसे ये पांडुलिपि है, इसकी ये स्थिति हो रही है, हर पृष्ठ अलग है, फटा हुआ है, और अगर मैं इसको जरा सा भी फोल्ड कर देती हूँ तो ये टूट जाएगा, तड़क जाएगा। तो आज आप इसकी स्थिति देख रहे हैं, 2 साल बाद जब इसको वापस से खोलेंगे ये और इसका आधा हो चुका होगा। तो लोग इसमें क्या लिखा था उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें, इसीलिए इनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसके लिए इसकी क्या लिखा है, इसकी पिक ली जाती है फर्स्ट पेज की, लास्ट पेज की, कितने पृष्ठ हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, कौन से सन की है, विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन सी भाषा में है, कौन सी लिपि में है, कौन से काल की है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पृष्ठ संख्या कितनी है, अगर कोई चित्रकारी की गई है तो वो किस तरह की है, या जैसे पहला पेज और आखिरी पेज अगर खाली है तो वो खाली है तो उसके पीछे उसका क्या कारण हो सकता है। अगर कोई पांडुलिपि है इतनी लिखी हुई है और बाकी के पेज खाली हैं तो इसका मतलब उसका क्या कारण हो सकता है। इन सभी का विवरण हम हमारे डाटा शीट में तैयार करते हैं और उनको हमारा रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई भी रिसर्च स्कॉलर उसको पढ़ना चाहे या कोई स्वेच्छा से अपने अध्ययन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए अगर पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। उस नंबर की पांडुलिपि को खोलकर उसको पढ़ने का अभ्यास कर सकता है। भविष्य में इनके संपादन का भी मतलब एक सुलभ साधन हो जाएगा अगर हम ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ है उनका रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई पढ़ना चाहे, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहे तो इन पांडुलिपियों के सहारे अपने जो है संस्कृति को जान सके, भारत के इतिहास को जान सके। वहीं आपको बता दें कि वीरेश्वर भवन में एक लैब भी बनाया गया है, जहां पर इन सभी पांडुलिपियों को अच्छे से सहेज कर रखे जाने का काम किया जाता है। तो चलिए हम एक विजिट आपको लैब की करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से सभी पांडुलिपियों को, जिनकी आज हालत थोड़ी बहुत खस्ता हो चुकी है, उन्हें अवेयर कर रखा जाता है। मैम, कैसे आप ये सब चीज़ें करती हैं, किस तरीके से आप पांडुलिपियों को सहेज कर रखते हैं? मैम, सबसे पहले हमारे पास एमआरसी के बाद में जो भी पांडुलिपियाँ आती है उनकी एक डाटा शीट तैयार हम करते हैं डॉक्यूमेंटल के तौर पे। जो ये रही इस टाइप की होती है वो, इसमें हम पांडुलिपि का नाम, वो पूर्ण अपूर्ण है, वो पत्र संख्या उसकी पांडुलिपि की स्थिति कितनी खराब है, फंगल इन्फेक्टेड है कि नॉर्मल डस्टिंग है कि क्या है, पंक्ति संख्या, पांडुलिपि का आकार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ आती है। उसके बाद प्रिजर्वेशन के स्टेप में हम इसको पैकिंग वाला काम करते हैं जी। इसकी डस्टिंग करेंगे। किस तरीके से करते हैं आप एक बार प्लीज करके दिखा दें। ट्रे में रखी है पांडुलिपि, हमेशा इसको प्लेट में रख के ही करते हैं ताकि हमारा जो है डस्टिंग हमारे ऊपर नहीं है और इधर उधर नहीं उड़े। इसको डस्टिंग करने का तरीका है, इसको यूँ पकड़ा जाता है और यूँ धीरे धीरे ब्रश को चलाते हैं। डस्ट हमेशा पीछे की तरफ जानी चाहिए, अगर हमारे ऊपर आएगी तो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में जैसे इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो हम इसको पैकिंग के लिए फर्स्ट माउंट बोर्ड रखेंगे हम अपने साथ जी। ये जो माउंट बोर्ड है ये इस पांडुलिपि के नाप से कटेंगे, बट इससे आधा और 1 सेंटीमीटर हम बाहर लेते हैं ताकि इसके किनारे जो हैं वो फोल्ड ना हो पैक करने के बाद। ये इस तरीके से इनके बीच में रख के फोल्ड कर दी जाती है। ये हमारा फोल्डिंग पेपर रहता है।
इसको थोड़ा हम गोलाई में काटते हैं ताकि अंदर हवा पास होती रहे। उसके बाद इसको लाल कलर के कपड़े में बांधा जाता है और रेड में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो बहुत हाई होती है, तो इससे कीड़े मकोड़े वगैरह पास नहीं आते हैं ज़्यादा। लाल रंग से ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े पास नहीं आते हाँ, हैं। दूर भागते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर रेड में ही बांधते हैं। इसको यूं एनवेलोप की तरफ फोल्ड करके बांधते हैं। तो ये सब करने के बाद अब ये जो पांडुलिपि है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यस मैम, अब ये सुरक्षित है। तो जैसा कि आपने देखा, ये लैब थी वीरेश्वर भवन में है जहां पर पांडुलिपियों को बेहद ज़्यादा अवेयर कर रखा जाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति को इस तरीके से अवेयर कर रखना और उसका इस तरीके से ख्याल रखना अपने आप में बेहद सराहनीय कदम है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे इसी सराहनीय कदम के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे सर इस पूरे प्रोसेस के बारे में? मैम, ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और श्रम साध्य भी है। ऐसे कार्य में आदमी की श्रद्धा और रुचि होती है और उस व्यक्ति से जुड़ती है जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन एक ग्रंथ को बनाने में ही लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये एक पांडुलिपि है, तो सबसे पहले उसने कागज़ को बनाया, कागज़ के बाद कई वर्षों में उससे स्याही तैयार हुई, उससे पूरा जीवन में जो अध्ययन किया उस अध्ययन को अपने एक ग्रंथ बना करके और आज की पीढ़ी के लिए वो हमको समर्पित करके चले गए हैं। तो इनको संरक्षित रख करके और उसको प्रकाश में लाना ये हमारा ही दायित्व बन जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम जो ये काम कर रहे हैं, हम आप सबका भी इसमें सहयोग चाहेंगे और आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से वो कार्य सराहनीय रहेगा। सुरेंद्र जी, कुछ विद्वानों के नाम आप हमें बता सकते हैं जिनकी पांडुलिपि आज इस सभागार में मौजूद है? यहाँ भारतवर्ष के इतने अद्भुत विद्वानों का है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो भवन है वो वीरेश्वर शास्त्री जी महाराज का है, जिन्होंने जयपुर में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस वक्त अपने पूर्वजों के साथ यहाँ पर आए। उन्होंने अपने ग्रंथों को भी लिखा है, वो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर के जो चूड़ांत विद्वान हैं, पंडित मधुसूदन ओझा जी हैं, मोतीलाल शास्त्री जी हुए हैं, सरयू प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं, और उससे पहले भी जो तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद इत्यादि के लक्ष्मीराम जी महाराज जो आयुर्वेद के बड़े विद्वान रहे हैं, ऐसे लोगों के भी यहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनको भी संरक्षित करने का कार्य हम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। तो वीरेश्वर भवन में अभी पांडुलिपियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी तक ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली हुई है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन पांडुलिपियों का दर्शन लुत्फ आप उठा सकते हैं। भारत की संस्कृति को भारत के जो विद्वान हैं, जिन्होंने उस वक्त जब एक कलम का इजाद भी नहीं हुआ था, एक शाही का इजाद नहीं हुआ था, उस वक्त पेड़ों से किस तरह कागज़ बनाया और उसके बाद उनके पास जो भी ज्ञान था उसे आने वाली जनरेशन के लिए पत्रों में उकेरा, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और वहीं अब हमारी जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो इन पांडुलिपियों को सहेज कर अवेयर कर रखने का काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी।